हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बहुत जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो पूरा करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको किसी एक का जवाब देना पड़ता है और ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर से या फिर बुक से तो बाहर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य कैसा रहने वाला है, इसके बारे में एक नोट लिखिए। या फिर डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, बात एक ही है। तो अंग्रेजी का भारत में जो भविष्य है वो बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन। वास्ट यानी विशाल, स्कोप यानी अवसर है, यूटिलाइजेशन यानी यूज, क्योंकि भारत में इसका बहुत ही जगहों पर काफ़ी अवसर है, काफ़ी यूज हो सकता है। इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। लिंक लैंग्वेज यानी जोड़ने वाली भाषा। हमारे देश में बहुत सारी भाषा बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर उनको इंग्लिश भी आती है तो आप आसानी से बातचीत कर पाएंगे। तो ये जोड़ने वाली भाषा बन गई। इट इज़ स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन आवर कंट्री। फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक, स्प्रेडिंग यानी फैलना। हमारे देश में ये दूर दूर तक फैल रही है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता है, यह अभी भी विकासशील है। और रिसेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश। कहा जा रहा है कि जितने भी पहले के समय में या फिर अभी भी जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जितने आविष्कार हो रहे हैं, जितनी खोज हो रही है, वो सारे तो इंग्लिश बुक में मौजूद हैं। वो अंग्रेज़ी की किताबों में लिखे गए हैं। अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो हम कैसे जान पाएंगे इन सारी चीज़ों को। टुडे वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश। प्रोग्रेस यानी प्रगति करना। अब अभी के समय में ख़ास करके बिना अंग्रेजी भाषा सीखे हम प्रगति भी नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला ही बोलबाला है, इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड इट हैज़ फ्यूचर इन इंडिया। और भारत में तो इसका भविष्य है ही, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि लगभग 1990 में भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के लिए देश को परमिशन दे दी थी। वह ये था कि अब जो बाहर से जो सामान है, विदेशी जो सामान है, वो अब अपने देश में ही आएंगे, अपने देश में ही आते जाएंगे। और ताकि हमारे यहाँ के जो मर्चेंट हैं, जो ट्रेडर है, वो उनके साथ compete कर सके। एक तरह से पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। मार्केट इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। जो मार्केट इकोनॉमिक है उसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ी है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल इन द सिचुएशन। जब आप किसी बाहरी देश से व्यापार करेंगे, जब आप किसी बाहरी देश में डील करेंगे, व्यापार करने जाएंगे, तो इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए। इंग्लिश है जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जनरेटेड यानी उत्पन्न किया है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। अंग्रेजी भाषा ने भारत में रोजगार भी उत्पन्न की है। थाउजेंड ऑफ कॉल सेंटर रिक्वायर एम्प्लॉय हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे जो कॉल सेंटर भारत में हैं उन्हें ऐसे एम्प्लॉय यानी कर्मचारी की ज़रूरत है जिन्हें कि अंग्रेज़ी की अच्छी खासी जानकारी है, उन्हें अंग्रेज़ी भी आती है। इंग्लिश इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री अफेयर्स। अफेयर्स यानी मामलों में, मैटर्स में। तो अंग्रेज़ी जो है देश के मामले को सॉल्व करने के लिए, देश के मामलों में काफ़ी ज़रूरी भाषा है। थस इट कैन बी सेड दैट, इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य काफ़ी ब्राइट है, तेज़ है, चमकदार है, उज्जवल है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल यानी अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में आखिर इंग्लिश का क्या रोल है, इसको डिस्कस कीजिए। टुडे इंग्लिश इज़ नोन एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। आज के समय में इंग्लिश को वैश्विक भाषा कहा जाता है, यानी विश्व की भाषा कहा जाता है। बिकॉज नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ रीड एंड स्पोकन इन सो मैनी कंट्री एज इट इज़। क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा इस दुनिया में मौजूद नहीं है
जो कि इतनी ज़्यादा लिखी और बोली जाती है। नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी प्राकृतिक तौर से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बन गई, कॉमर्स की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी, यानी राजनीति में भी अंग्रेजी ने अपना स्थान बना लिया। इंग्लिश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, मेनली यानी मुख्य रूप से, अंग्रेजी मुख्य रूप से कहाँ की भाषा थी, तो इंग्लैंड की। इंग्लैंड कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम। जब आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम का मैप, तो इंग्लैंड उसमें एक छोटा सा जगह है। बट इट बिकेम टू लीव द सोर्स ऑफ इंग्लैंड, सोर्स यानी किनारा, यानी लेकिन धीरे धीरे इसने इंग्लैंड के किनारों को छोड़ना शुरू किया। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने दूसरी भाषा अपना ली, उनकी भाषा भी अंग्रेजी ही थी, लेकिन इसने अपना विस्तार करना शुरू किया। बाय द 19वीं सेंचुरी और 19वीं शताब्दी तक तो ये उस रास्ते पर चल पड़ी कि अब ये विश्व की भाषा बनेगी, वर्ल्ड लैंग्वेज बन जाएगी। ड्यूरिंग द 20वीं सेंचुरी इंग्लिश फर्मली यानी दृढ़ रूप से, इस्टेब्लिश्ड स्थापित किया एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए पहले क्या था कि इंग्लैंड की भाषा थी, लेकिन फिर उसने इंग्लैंड को छोड़ना शुरू किया, आगे बढ़ी, 19वीं सेंचुरी तक अपने रास्ते पर चल गई। और एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और 100 साल के बाद तो ये पूरी वर्ल्ड लैंग्वेज ही बन गई और पूरी तरह से उसने एक विश्व का आकार ले लिया। देयर आर टू मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, और जो पूरी दुनिया में ये इंग्लिश फैल गई, इसके तो दो मुख्य प्रभाव हैं, जो कि पहला क्या है, न्यू नेशनल वैरायटी ऑफ इंग्लिश लाइक अमेरिकन इंग्लिश। आपको पता होगा कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ अंग्रेज गए, वहाँ वहाँ के राष्ट्र ने जो कि आज़ाद होते गए, उनके देश में अलग अलग वैरायटी ऑफ, अलग अलग प्रकार के इंग्लिश जो है डेवलप होना शुरू हो गई, जिसमें एक था अमेरिकन इंग्लिश। आप अगर बहुत सारे शब्दों को देखते होंगे, अगर इंग्लिश है, इंग्लैंड की इंग्लिश है तो उसका स्पेलिंग अलग होता है, और अमेरिकन इंग्लिश है तो उसका स्पेलिंग अलग होता है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, यहाँ सब नई वैरायटी डेवलप हुई है, कैनेडियन इंग्लिश, ये सारी अस्तित्व में आ गए। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश डेवलप इन कंट्री, बहुत सारे देश में इंग्लिश जो है नई वैरायटी के तौर पर उभरी। वेयर इंग्लिश वॉज नॉट ए मदर टंग, जहाँ पे कि इंग्लिश वहाँ की मातृभाषा नहीं थी। ये कौन थे, ये थे इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश। थस वी कैन से दैट इट इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इस प्रकार से इस रोल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब जो इंग्लिश है वो विश्व की भाषा बन चुकी है। राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, इम्पोर्टेंस यानी महत्व। तो एक नोट लिखिए जो कि ये दर्शाए कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा का कितना महत्व है। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, अंग्रेजी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाउ इट इज़ ए लिंक, लिंक यानी जोड़ना, लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और अब तो ये ऐसी भाषा हो गई है जो हमारे देश को ही जोड़ रही है। इट इज़ स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन आवर कंट्री, ये वही सारा आंसर है जो कि पहला में लिखा गया था। अब ये जो है फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैलती जा रही है। जितने भी इन्वेंशंस है, डिस्कवरी है, वो अंग्रेज़ी किताब में ही पाए जा रहे हैं, या फिर आप ये कहें कि अंग्रेज़ी भाषा में ही लिखे जा रहे हैं। हम अंग्रेज़ी के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और भारत में इसका भविष्य बहुत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण मार्केट इकोनॉमी ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा दिया है। और ऐसे केस में जब आप दूसरे जगह से व्यापार करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, सबको आती है, और जिसको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसे में इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ने भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है। जैसे मान लीजिए कोई यही कॉल सेंटर, अगर कॉल सेंटर में भर्ती निकलती है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है, तो जिसको अंग्रेज़ी आती है वो तो आसानी से कॉल सेंटर में चले जाएंगे, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थस इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन, इस प्रकार से अंग्रेज़ी भाषा का भारतीयों के लिए काफ़ी महत्व है। आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। अब एक नोवेल यानी उपन्यास में और एक छोटी स्टोरी में क्या अंतर होता है, ये अंतर पर आप एक संक्षेप में कुछ बातें लिखिए। तो एक नोवेल में और एक शॉर्ट स्टोरी में
काफ़ी अंतर होते हैं। शॉर्ट स्टोरी नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट है, छोटी कहानी है। नोवेल उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है, उपन्यास में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, नोवेल में ऐसा नहीं होता। स्टोरी ऑफ नोवेल इज़ लार्ज। अगर किसी उपन्यास की बात करें, अगर आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस उपन्यास है जैसे कि ओथेलो, किंग लियर, उसकी स्टोरी काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो आपकी बुक में दी हुई है, इंग्लिश की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी काफ़ी छोटी होती है। नोवेल आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन यानी कल्पना। जो व्यक्ति नोवेल लिखता है उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है काफ़ी हाई होती है। इमेजिन करते जाता है, कल्पना करते जाता है कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो इस पर वो उपन्यास लिखते जाता है। लेकिन बात करें शॉर्ट स्टोरी की तो दे आर रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी यानी वास्तविकता, जीवन के वास्तविकता से जुड़ी होती है शॉर्ट स्टोरी। नोवेल्स आर कॉस्टली यानी महंगे होते हैं। उपन्यास अगर आप कभी खरीदने जाएं तो इनका तो कहना है कि नोवेल काफ़ी महंगे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ शॉर्ट स्टोरी की जो किताबें आती है काफ़ी सस्ते होते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू रीड ए नोवेल। अब जिसका कहानी बड़ा है उसको पढ़ने में समय तो काफ़ी लग ही जाएगा, तो जब आप उपन्यास पढ़ने बैठेंगे उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, सबका अपना अपना एंड देना पड़ता है, तो काफ़ी समय लग जाता है नोवेल को पढ़ने में। जबकि आप एक शॉर्ट स्टोरी लेकर बैठेंगे तो थोड़े समय में 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। तो यही एक नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में मेन अंतर है। अब है राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बुक आती है उसमें इंग्लिश को 3 प्रकार में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश पर एक नोट लिखिए। तो देखिए, अंग्रेजी के इतिहास में जो पहला पीरियड आया, जो पहला समय आया, काल आया, उसे ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। दिस पीरियड वॉज द चाइल्डहुड ऑफ द इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा जैसे कि हम आप आज देख रहे हैं, बरसों पहले ऐसी थी नहीं, ये बिगिनिंग था, अंग्रेजी शुरू हो रही थी। और ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो तो बचपन था अंग्रेजी भाषा का। एट दैट टाइम इंग्लिश वॉज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट यानी बोली। उस समय अंग्रेजी भाषा जो है बहुत सारी बोलियों का मिक्सचर हुआ करता था, बहुत सारे बोली इसमें मिले हुए होते थे। इट वॉज नॉट स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये कोई स्टैंडर्ड भाषा, बहुत ही कोई उच्च कोटि की भाषा उस समय ये थी नहीं। इट्स वर्ड्स वे आर रिटन एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली। इसके जो शब्द होते थे वो बड़े ही अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे। अंग्रेजी भाषा को जैसे हम आज उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंस यानी उच्चारण कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग तरीक़ों से उच्चारण होता था, बहुत सारी स्पेलिंग तो अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी। ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ये कोई सिंगल यूनिफॉर्म भाषा नहीं थी। एंड हैड 4 डायलेक्ट, इसमें 4 बोलियाँ शामिल थी। कौन कौन सी थी? तो केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्सन। राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे। और अगर ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में कोई लिखता है वो काफ़ी अलग होता है आज जैसे कि हम लिख रहे हैं। इट हैड नो ग्रामर, इसमें व्याकरण का कोई स्थान नहीं था, इसमें कोई ग्रामर नहीं था। मैनी ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर आर नॉट अवेलेबल टुडे। और चूँकि समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उतना रिकॉर्ड कहाँ गया, क्या हुआ, किसके साथ, ये बताना थोड़ा कठिन है। तो बहुत सारे जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स थे उसके जो स्ट्रक्चर थे आज के समय में तो उपलब्ध ही नहीं है। थस ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर इंग्लिश साहित्य की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड उसका पहला स्टेज था। और इसकी टाइमिंग की कब से कब तक थी? तो AD 499 से AD 1066। बढ़ते हैं आगे। यहाँ है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। डिफ़िकल्टी यानी परेशानी। अब अंग्रेजी भाषा को सीखने में कौन कौन सी परेशानी होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए अंग्रेजी काफ़ी ज़रूरी है। इन द पास्ट इट प्ले क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियन इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्री। क्रूशियल यानी एक महत्वपूर्ण काम किया। पुराने समय में, बीते समय में भारत को इनिशिएट किया यानी आगे बढ़ाया, उन्हें एक तरह से धक्का दिया कि वेस्टर्न जो हैं, जो पश्चिमी लोग हैं,
जो ज्ञान को वो ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, आप भी उनको सीखिए, लेटेस्ट नॉलेज को लीजिए जो ज्ञान की आज के समय में आ रही है। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ए लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री। एक तरह से पूरे देश को जोड़ने का काम, लिंक करने का काम अंग्रेजी ही कर रहा है। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑन वन प्लेटफॉर्म। हमारे देश में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। अगर इंग्लिश उनको भी आती है, आपको भी आती है, तो बड़े ही आसानी से आप दोनों बात कर पाएंगे। तो सारे लोगों को एक साथ करने का काम अंग्रेजी ने ही किया है। इनफैक्ट इट प्रोवाइडेड टीथ टू आवर फ्रीडम मूवमेंट। हमारे जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उसमें भी अंग्रेजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इट इज़ ड्यू टू इंग्लिश दैट आवर फ्रीडम स्ट्रगल कुड एक्वायर द डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये अंग्रेजी के कारण ही संभव हो पाया कि हमारी जो स्वतंत्रता लड़ाई थी वो नेशनल मूवमेंट तक पहुंच गई, उसने एक बड़ा रूप लिया। टुडे साइंस हैज ब्रॉट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज। और अगर आज के समय में बात करें तो विज्ञान ने दूसरे देशों को बहुत ही क्लोज कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ जो बढ़ती जा रही है, इससे ये बात बहुत ज़रूरी हो गई है कि भारतीयों को भी अंग्रेजी आनी चाहिए। आगे है, हु इज़ योर फेवरेट इंडियन पोएट इन इंग्लिश। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आपका सबसे फेवरेट यानी पसंदीदा भारतीय कवि अंग्रेजी में कौन है। बहुत सारे भारतीय कवि ऐसे हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को इंग्लिश में लिखा, उन्होंने अपनी डोमिनेंट भाषा को इंग्लिश चुना और उनके बारे में लिखिए। तो आंसर है यहाँ पे कि माय फेवरेट इंडियन पोएट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे सबसे जो इंडियन पोएट है जो कि अंग्रेजी में लिखते थे और मुझे पसंद है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके पास अगर क्लास 11th की पुस्तक होगी इंग्लिश की तो उसमें एक पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। वो कौन थे? तो ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के वो सबसे छोटे बालक थे। ही मेड 10 वॉयजेस टू इंग्लैंड। वॉयजेस यानी यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना। उन्होंने 10 बार इंग्लैंड की यात्रा की। टैगोर वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस अ पोएट। वर्सेटाइल यानी जो कि बहुत सारी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर ले। वर्सेटाइल जीनियस थे, एक कवि थे, एक प्ले राइटर थे, यहाँ WRITER होगा, यानी जो नाटक लिखता है, एक नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, एक पेंटर, चित्रकार थे, म्यूजिशियन यानी म्यूजिशियन थे, म्यूजिक बनाते थे, एडुकेटर थे यानी जो शिक्षा देता है, और यहाँ तक कि एक लीडर भी थे, नेता भी थे। ही वॉज बोथ एन इंटरनेशनलिस्ट एंड फायरब्रांड पैट्रियोट ऑफ द सम टाइम। पैट्रियोट यानी देशभक्त होना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय विद थे और एक देशभक्त भी थे कुछ समय के लिए। 1912 में टैगोर ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, ये पब्लिश्ड हुई थी एंड ही लर्न लोवन प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। हुआ क्या था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, ये पब्लिश्ड हुई। एक अंग्रेजी पोएट थे, शायद उनका नाम W.B. ईट्स था शायद, तो उन्होंने क्या किया, गीतांजलि को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी भाषा में। ट्रांसलेट करने के बाद उन्होंने इनका प्रीफेस भी लिखा, प्रस्तावना भी लिखा, और उसके बाद इस किताब को नोबेल प्राइज़ भी मिली थी लिटरेचर में 1913 में। पोएटिक आउटपुट ऑफ टैगोर हैज़ बीन इनॉर्मस। अगर बात करें कि पोएट के क्षेत्र में उन्होंने क्या दिया तो इनॉर्मस है, यानी अथाह ज्ञान का भंडार उन्होंने दिया। ही कंपोज अबाउट 1 10 100,000 10,000 1 लाख लाइन्स ऑफ पोट्री। अगर पोट्री की बात करें, कविता की बात करें, तो उन्होंने 1 लाख लाइन कंपोज की थी, 1 लाख लाइन बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। राइट फ्यू सेंटेंस ऑन सरोजनी नायडू एज ए ग्रेट इंडियन पोएटेस राइटिंग इन इंग्लिश। सरोजनी नायडू के बारे में, सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय थी, लेकिन उन्होंने अपनी रचना को अंग्रेजी भाषा में लिखा। अंग्रेजी भाषा के साथ मैं अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। उनके बारे में आपको कुछ लाइन लिखनी है। तो सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ, मृत्यु 1950 में हुई, और उन्हें कोकिला ऑफ इंडिया, कुकू ऑफ इंडिया, भारतीय
कोकिला कहा जाता है। उनका जन्म इन ए वेल्दी फैमिली एट हैदराबाद, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और उनका परिवार काफ़ी अमीर था। शी स्टडीड एट लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी से की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ये दोनों यूनाइटेड किंगडम में है। हर फर्स्ट बुक ऑफ पोट्री द गोल्डन थ्रेशोल्ड अपेयर इन 1905, उनकी जो पहली किताब थी जो कि कविता की थी उसका नाम गोल्डन थ्रेशोल्ड था। 1905 में वो प्रकाशन में हुई। इट इज़ अबाउट लव एंड मदरहुड, यह कविता प्रेम और माता के बारे में थी। शी वॉज ड्राइवन इनवर्ड एंड हर ग्रोइंग सैडनेस, ड्राइवन इनवर्ड, इनवर्ड यानी अंदर, ड्राइवन यानी चले जाना, वो अंदर की तरफ चली गई यानी जाती रही। यहाँ सरोजनी नायडू के बारे में बात हो रही है। एंड हर ग्रोइंग सैडनेस, सैडनेस यानी उदासी, ग्रोइंग यानी बढ़ना, और उनकी ग्रोइंग बढ़ती हुई उदासी ने उसकी अभिव्यक्ति किस पुस्तक में पाई, तो बर्ड ऑफ टाइम में, जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी। यानी ये सब जो उनकी उदासी थी उसे उन्होंने इस बुक में लिखा। सेम थीम बिकम डोमिनेंट इन हर नेक्स्ट वन, डोमिनेंट यानी मुख्य रूप से उसी की बात होना, यही थीम ब्रोकन विंग में भी दिखाई दी जो कि 1917 में पब्लिश हुई। द टेम्पल जो है ड्यूरिंग हर लास्ट स्टेज, यानी जब उनका समय पूरा होने वाला था इस धरती पर, तो ये लास्ट स्टेज में ये बुक पब्लिश हुई। कलेक्शन ऑफ हर पोट्री इंटाइटल, उनकी जो पोट्री की कलेक्शन थी वो इंटाइटल थी। इंटाइटल का मतलब होता है कि यह महसूस करना कि आपको वह करने या पाने का अधिकार है जो आप चाहते हो। फादर ऑफ द डॉन अपीयर लास्ट टाइम, लास्ट टाइम में ये पुस्तक भी आई। उनकी बेस्ट पोट्री में अगर आप उनकी बेस्ट पोट्री का कलेक्शन करें, वी फाइंड ए ग्रेट डेथ ऑफ फीलिंग, तो उसमें कैसी भावना मिलती है, तो एक महान मृत्यु की भावना मिलती है। ने ब्रूडिंग सैडनेस, ब्रूडिंग का मतलब होता है सोच, एक सोच विचार वाली उदासी उनकी पोट्री में देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ओकेजनली लिट अप, ओकेजनली यानी अवसर पर, कभी कभी अवसर पर, इट इज़ लिट अप यानी जोड़ा जाता है विद द ग्लैमर एंड मिस्टिसिज्म ऑफ द ईस्ट, यानी इनकी पोट्री को कभी कभी पूर्व के रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद, और वहाँ के ग्लैमर चमक दमक के साथ जोड़कर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास 11 की पुस्तक आपके पास होगी तो उसमें एक पोएम है विलेज सॉन्ग, वो भी सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखित है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, अब अमेरिका की जो इंग्लिश होती है, आपको पता होगा कि बहुत सारे जगहों पर इंग्लिश की नई वैरायटी डेवलप हुई, अमेरिका भी उनमें से एक था। तो अमेरिकन इंग्लिश पर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है, शॉर्ट में कुछ बातें लिखनी है। तो व्हेन द कंट्री लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होना, जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ये सब ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड स्पोकन देयर, तो अंग्रेजी भाषा तो वहाँ लिखी भी जाती थी, बोली जाती थी। टू टायर्ड टू सेड ऑफ सम ऑफ द फ्यूचर ऑफ द क्वीन इंग्लिश, टायर्ड यानी थक जाना, सेड यानी छोड़ना, तो क्वींस इंग्लिश की कुछ विशेषताओं को छोड़ने के लिए तो वो काफ़ी ही थक चुके थे। पीपुल देयर वेर द नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, नेटिव का मतलब होता है स्थानीय, वहाँ के जो लोग थे उनकी भाषा तो अंग्रेजी थी नहीं, वो उनके स्थानीय स्पीकर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, एक नई वैरायटी ऑफ इंग्लिश डेवलप कर ली, जिसमें कि सम चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, यानी जो पुरानी इस इंग्लिश की जो स्पेलिंग थी उसमें चेंज कर दी, उसके ग्रामर में चेंज कर दी, प्रोनाउंसिएशन उसके उच्चारण में चेंज कर दी, और ये सब हुआ ब्रिटिश इंग्लिश के साथ। जैसे आप कहीं कलर का स्पेलिंग देखेंगे COLOUR, कहीं कलर का स्पेलिंग देखेंगे COLOR, तो यही अंतर है। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिका आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो वहाँ पे इंग्लिश की एक नई प्रकार का जन्म हुआ, जो जिसे जन्म वहाँ के लोगों ने ही दिया, उसे ही अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। तो देखिए चेंजेज को आप देख सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है कलर की, COLOUR, अमेरिका ने स्पेलिंग ही चेंज कर दी, COLOR हो गया। इनक्लोजर यानी बाड़ाबंदी,
ई एन लिखते हैं तो यहाँ आई एन लिखते हैं। लीटर LITRE लिखते हैं तो LITER लिखते हैं। वोकैबुलरी में क्या चेंज किया? स्वीट्स, तो यहाँ पे उच्चारण क्या किया, यहाँ पे क्या किया जाएगा? कैंडी। बिस्कुट्स तो उसे कहते हैं क्रैकर्स। मोटर कार तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल। टैक्सी ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिका इसे कैब कहेंगे। लिफ्ट तो अमेरिकन में हो जाएगा एलिवेटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रामर में भी कुछ चेंजेज हुई। ग्रामर में क्या चेंजेज हुई? तो ही हैज़ गॉट ऑफ द चेयर, तो ही हैज़ गॉटन ऑफ द चेयर। आई हैव जस्ट ईटन यानी मैंने अभी अभी खाया, तो आई जस्ट एट। आई एम विजिटिंग हर टुमारो यानी मैं उसे कल मिलने वाला हूँ, तो आई एम विजिटिंग विद हर टुमारो यानी कल मैं उसके साथ मिलने वाला हूँ। आई हैव नॉट सीन हर टू 3 मंथ यानी मैंने उसे 3 महीने से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हर इन 3 मंथ यानी मैंने उसे 3 महीने में नहीं देखा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। अब जब इंग्लिश को 3 भाग में बांटा गया है तो उसमें एक मिडिल इंग्लिश भी है। तो ये जो सेकेंड स्टेज था अंग्रेजी के इतिहास में, इसे ही मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया। ये पीरियड चला कब से? तो AD 1150 से AD 1500 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश वॉज ए मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट। इस पीरियड तक भी अंग्रेजी भाषा बहुत सारी बोलियों की बनी थी और इस वक्त अंग्रेजी में 5 बोलियां थी, 5 डायलेक्ट थे। ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो उसमें 4 ही थे। इसमें कौन कौन था? नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट, मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, नेटिव। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्रेट वोवेल शिफ्ट आर 2 सिग्निफिकेंट ऑफ दिस पीरियड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इस पीरियड की सबसे मुख्य घटना क्या घटी थी? तो मुख्य घटना थी, एक तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी प्रिंट करने की तकनीक अब अंग्रेज़ों के पास आ गई थी और ग्रेट वोवेल शिफ्ट यहाँ पर हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मिडिल इंग्लिश यानी मिडिल इंग्लिश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इट इज़ द ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड यानी अब इंग्लैंड के ही बहुत सारे पार्ट में इसकी वेराइटी फैलने लगी थी। वेराइटी वॉज नॉट कन्फाइंड टू इंग्लिश एज इट वॉज स्पोकन यानी अब ये इंग्लिश तक ही सीमित नहीं रही थी जहाँ पे कि ये बोली जाती थी। अब ये राइटिंग लिटरेचर में भी यूज़ की जाने लगी क्योंकि प्रिंट की टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब हायर अमाउंट में किताबें छप सकती थी, बिक सकती थी। मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज मार्क्ड बाय इंटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस। बहुत ही मूलभूत बदलाव इसमें आए थे ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ इंग्लिश में। अब मिडिल इंग्लिश में इसके ग्रामर में काफ़ी चेंज आने लगे। चौसर, गॉवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ। और इस पीरियड में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर का जन्म हुआ जिसमें एक चैंसर नहीं होगा, चौसर होगा। CHAUCER थे, चौसर थे, गॉवर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है? तो वैसी अंग्रेजी जो 15वीं शताब्दी से आज तक यूज की जा रही है वो मॉडर्न इंग्लिश है। इस पीरियड को 2 पीरियड में और डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मॉडर्न इंग्लिश 1 है और दूसरा है 2। ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश 1 यानी मॉडर्न इंग्लिश 1 के दौरान इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेज। एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करना। अंग्रेजी ने लगभग 50 भाषाओं से शब्द को ग्रहण किया। बट इंग्लिश ग्रामर रिमेन कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, वैसा का वैसा ही बना रहा, लेकिन ग्रामर में कोई चेंज नहीं हुआ। मॉडर्न इंग्लिश इज स्टैंडर्ड इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश अभी जो है मॉडर्न इंग्लिश वो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। इट इज़ स्पोकन एंड रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में ये बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है और तरीका लगभग सेम ही होता है। इट हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, इसका उच्चारण जो है लगभग सेम है। 18वीं शताब्दी हैज़ बीन कॉल्ड द ऑगस्टन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 18वीं शताब्दी को अंग्रेज इतिहास में ऑगस्टन एज कहा जाता है। नीड ऑफ डिक्शनरी एंड ग्रामर वेलफेयर ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में एक और खास बात क्या हुई? नीड यानी ज़रूरत, डिक्शनरी जो हम आज देखते हैं और ग्रामर। इस पीरियड में लोगों को पता चला कि हमें डिक्शनरी की काफ़ी ज़रूरत है और ग्रामर की काफ़ी ज़रूरत है।
और 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लिश भाषा ने इंग्लैंड के किनारे को छोड़ना शुरू किया और पूरी दुनिया में लगभग ये पहुंची और बहुत ही जल्दी लगभग 19-20वीं शताब्दी आते आते तो ये वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। आगे बढ़ते हैं। राइट एंड नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इंग्लिश का वर्णन करें तो इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस रीड पढ़ी जाती है, स्पोकन बोली जाती है, पूरी दुनिया में अब अंग्रेजी जो है पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। इट इज़ यूज एज मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। मातृभाषा के तौर पर या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर ये यूके में यूज होती है, यानी यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की तो ये भाषा ही है। अमेरिका में भी यूज होती है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इस कंट्री को आर जनरली नोन एज मदर टंग कंट्री ऑफ इंग्लिश। इन सारी कंट्री को मदर टंग कंट्री ऑफ इंग्लिश कहते हैं क्योंकि ये मातृभाषा के तौर पर इंग्लिश को इन्होंने अपना लिया। क्योंकि इंग्लिश इनकी भाषा थी नहीं, इनकी भाषा तो उनकी देश की मातृभाषा होगी, लेकिन इन्होंने इंग्लिश को अपना लिया, तो यह फर्स्ट मदर टंग कंट्री हो गई। अब सेकंड और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ये एशियाई देशों में यूज होती है या अफ्रीकी देशों में यूज होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया। इट इज़ वाइडली यूज एंड स्टडी एज फॉरेन लैंग्वेज। वाइडली यूज यानी व्यापक तौर पर यूज किया जाता है और पढ़ा जाता है एज फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन यानी विदेशी भाषा के रूप में। कहाँ? चीन में, जापान में, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक में। ये लैंग्वेज बिलोंग्स यानी जुड़ी हुई है पूरी दुनिया से। नाउ द मेन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर विज्ञान और तकनीकी की बात करें उसकी ये मुख्य भाषा है। सारी किताबें अगर आप ढूंढने के लिए जाएं तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी और ये पूरी दुनिया में ये भाषा यूज की जा रही है एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, कॉमर्स में, डिप्लोमेसी, राजनीति में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में भी। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया ही इसका उपयोग करती है। राइट एंड नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज यानी अभी वर्तमान समय में आखिर अंग्रेजी का महत्व क्या है? तो क्या महत्व है कि इंग्लिश जो है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, कॉमर्स की भाषा बन गई है। इट्स पॉपुलैरिटी यानी प्रसिद्धता कैन एडेड टू द एक्सपेंशन इन इट्स यूजेज। एक्सपेंशन यानी फैलना। जैसे जैसे ये पॉपुलर हो रहा है इसका यूज और बढ़ता ही जा रहा है। इट हैज़ बिकम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इंसेपरेबल यानी जिसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब अंग्रेजी ऐसा हो गया है जिसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं। एंटरिंग इनटू मोस्ट ऑफ आवर डोमेन ऑफ लैंग्वेज। डोमेन का मतलब जो मेन रूप से यूज होता है। अब जो मेन रूप से भाषा होती है उस तौर पर हम इंग्लिश का यूज करने लगे हैं। देयर इज डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, विशेष वेराइटी ऑफ इंग्लिश जो है साइबर वर्ल्ड में यूज होती है। सो एज टू से एज SMS, जिसे हम SMS कहते हैं। इट हैज़ बिकम एन अनअवॉइडेबल पार्ट इन कोड मिक्सिंग। अगर कोड मिक्सिंग की बात करें तो हम इसे अवॉइड का मतलब इग्नोर कर देना, छोड़ देना, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। पीपुल हैव स्टार्टेड टू फील दैट इट इज़ हरकुलियन टास्क टू सर्वाइव सन्स इंग्लिश। पीपुल को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ये तो लोग कैसे बिना इंग्लिश के लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। वन कैन हेट इंग्लिश। कोई भी व्यक्ति इंग्लिश से नफरत तो कर सकता है लेकिन कोई भी इंग्लिश को इग्नोर यानी उसे अनदेखा नहीं कर सकता है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और डेली अफेयर्स में, डेली मामलों में ये बहुत काम के हैं। दिस लैंग्वेज हैज़ गॉट ए पायलट शीट यानी ये बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज अब बन चुकी है। द डे इज़ नॉट फार व्हेन इंग्लिश विल बी आवर डेली अफेयर। अफेयर यानी मामला, तो ऐसा दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जबकि अंग्रेज़ी हमारी बहुत ही प्रमुख भाषा बन जाएगी। ये तो बन ही गई है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज और बढ़ जाएगा। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। अब मॉडर्न एज का क्या डिस्क्रिप्शन है इंग्लिश लिटरेचर में वो बताना है। तो मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर में कब स्टार्ट हुआ? तो जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई यानी 1900 से 1960 तक में। इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक थाउट वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल
for the attitude of introgression and disintegration of the old value। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, जैसे जैसे साइंस का प्रभाव बढ़ा उस तरह से जो पुराने समय के जो वैल्यू थे, जो रूढ़िवादी बातें थी, उन सबों का बिखराव होना शुरू हो गया क्योंकि साइंस बढ़ने लगी, लोग तर्क पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। पुरानी बातों को अब कौन मानेगा क्योंकि उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। इन एन एज ऑफ मास एजुकेशन यानी बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा हो रही है। नॉवलिस्ट ने क्या किया, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इन सब बातों को उठाया। ए नंबर ऑफ राइटर्स बिगन टू वॉइस दिस आइडिया इन देयर राइटिंग। अब इन सब विचारों को कुछ राइटर्स ने तो लिखना शुरू कर दिया। वन ग्रेट डिसएडवांटेज अंडर विच द मॉडर्न राइटर लेवर इज दैट देयर इज नो कॉमन ग्राउंड ऑन विच द राइटर एंड देयर रीडर मीट। और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यानी जिसमें लाभ न मिला कि कोई भी ऐसा कॉमन ग्राउंड नहीं था, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिससे कि राइटर और उसके रीडर मीट कर सके। इस बात को समझिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अपना विचार दूसरे तक पहुंचाना है तो हम पहुंचाए कैसे, क्या करें। अभी तो इंटरनेट है तो लोग अपने विचार तुरंत पहुंचा देते हैं, उस समय तो ऐसा था नहीं 20वीं सदी के शुरुआत में। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई थी। ये दिक्कत यही बात बता रही है कि आखिर मॉडर्न एज में इंग्लिश लिटरेचर विकास कैसे किया, क्या और उसमें क्या किया जाएगा, क्या क्या समस्याएं थी। तो उसमें एक समस्या ये भी थी कि पहुंचाए कैसे। तो नोवेल इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, बहुत ही एडवेंचर नोवेल पूरी तरह से यानी आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करती है, घुमाती फिराती है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि मॉडर्न एज के पेक्यूलियर थे यानी विशेष थे, बड़े ही विचित्र थे। मॉडर्न नोवेल साइकोलॉजिकल होते थे यानी मानसिकता से जुड़े होते थे। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लोनलीनेस एंड लव। और इसकी उस वक्त थीम क्या होती थी, तो अकेलापन, लोनलीनेस और लव यानी प्रेम। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ इंग्लिश राइटर का नाम बताइए। वो पोएट होना चाहिए, ड्रामाटिस्ट यानी जो ड्रामा लिखते हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर नोवेलिस्ट। और उनका एक इम्पॉर्टेंट पीस भी लिखिए जो कि उन्होंने लिखा है। तो चौसर की अगर बात करें तो इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। लैंगलैंड ने पियर्स फ्लोमैन लिखी थी। और ये सब कब के राइटर हैं, तो मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं। जॉन ड्राइडन ने एल्बासम और आर्चिटोफेल लिखी थी। अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखी थी। जॉन कीट्स की हाइपेरियन है। लॉर्ड टेनिसन की इन मेमोरियम है। ये थे पोएट यानी जो कविता करते हैं। अब आते हैं ड्रामाटिस्ट पे, जो ड्रामा लिखते हैं, प्ले लिखते हैं। तो गोल्ड स्मिथ, सी स्टूप्स टू कनक्वेर। कनग्रीव ने वे ऑफ द वर्ल्ड लिखी। शेरिडन ने रिवल्स लिखी। नॉवलिस्ट की बात करें यानी जो उपन्यास लिखते हैं, तो डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूजो, उन्होंने रॉबिन्सन क्रूजो लिखा। जॉन बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा। रिचर्डसन ने पामेला लिखा। एमिली ब्रोंट ने वुथरिंग हाइट्स। थॉमस हार्डी ने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत ही फेमस वर्क है उनका। और हेनरी जेम्स ने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लिखा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है बुक्स एंड द ऑथर यानी किताब और उनके लेखक। तो ये तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, ज़रूर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ से लगता है ये जो पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का था वो पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं।